बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। पेपर सर पे हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है बहुत वेल एंड गुड, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारा साल गुजर गया, कोई बात नहीं, अब आखिरी दिन है, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी भी टाइम है। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह उम्मीद रखें अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह खैरियत होगी। ठीक है, तो एक कॉल भी आप लोगों को बता दूं, मौला अली पाक का कॉल है कि अगर किसी बला के आने पे एक रात भी बाकी हो तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है जी, तवक्कल अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और मेहनत शुरू कर दें। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, पूरा साल नहीं पढ़ा गया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग आप स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीचार्टियर प्रिंसिपल यूजिंग द हैबर प्रोसेस। आप लोगों ने क्या करना है जी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है किसकी, लीचार्टियर प्रिंसिपल की हैबर प्रोसेस के साथ। तो ये लीचार्टियर प्रिंसिपल अगर याद हो तो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था हैबर प्रोसेस के साथ, बट एप्लीकेशन नहीं उसकी पढ़ी थी। ठीक है, ये साइड बॉक्स के अंदर दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आपने इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर खोलना है। चैप्टर नंबर, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ रहा है, ऐसा लो बेस है इस दफा, तो आप लोगों ने ना घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो ये लीचार्टियर प्रिंसिपल जो है ये आप लोगों के चैप्टर 7 के अंदर है। चैप्टर 7 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो से थे वो केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, कॉमन इनफैक्ट भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और जो सा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो जो सा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। राइट द एक्सप्रेशन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, आपने एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन 3। राइट डाउन द वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने किए होंगे दोनों। ठीक है, 10 के अंदर। ठीक है, बट ये फिर भी आप लोग चैप्टर 7 खोलेंगे तो आप लोगों के 3-4 पॉइंट्स हैं इसके, वही वाले कर लें। अगर वहाँ 10th की बुक के अंदर ज्यादा आसान लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ से करना है तो वो भी बेस्ट है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सलाइन वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय रिपीटिंग फ्रीजिंग मेथड, जस्टिफाई इट। आप लोगों ने बताना है कि सलाइन वाटर कैसे प्योरीफाई किया जाता है। रिपीटिंग, बार बार आप लोग फ्रीजिंग मेथड से लगाते हैं, तो ये कैसे, ये आपका एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन बन रहा था, इंपॉर्टेंट था, पास पेपर के अंदर भी आया हुआ था, तो ये आप लोगों ने करना है चैप्टर 7। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म में नहीं जाना, आइसोमॉर्फिज्म में जाना है। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म आप पढ़ के आ चुके हैं, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। सामने डेफिनेशन दोनों लिखी है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो पूछे, मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। रियल गैस डेविएट फ्रॉम द गैस लॉ। वाई रियल गैस क्यों डेविएट करती है गैस लॉ को, तो ये आप लोगों को रीजन भी पता है क्यों डेविएट करती है। चैप्टर नंबर 4 है गैस लॉ का, इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन भी है और गैस लॉ से रिलेटेड भी है। रियल गैस जो सी है वो कभी भी आइडियल गैस नहीं बन सकती। ठीक है, आइडियल गैस से रिलेटेड नहीं आ सकता। जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स के अंदर पढ़ा था आइडियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड जो सा होता है वो नॉन विस्कस होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसी तरह रियल गैस जो सी है, आइडियल गैस जो सी है वो नॉन कंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। ठीक है जी, तो इसकी आपको रीजन आई होप समझ आ गई होगी। अगला आप लोगों ने बताना है क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की आपने एप्लीकेशंस बतानी है। ठीक है जी, तो ये भी हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, अगर याद हो तो वहाँ हमने मॉडल लिखा था। ठीक है, KMT 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर। ठीक है जी, सॉलिड फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आप लोगों को टीचर ने भी बताया होगा, लास्ट चैप्टर के अंदर था सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड और गैस, और फोर्थ वन इज प्लाज्मा। इट्स ओके, यहाँ तक आपको एप्लीकेशंस भी पता लगी होंगी। अगर नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं टाइम शॉर्ट है, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती बार बार सुने, और फिर भी समझ नहीं आती तो फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से लाजमी पूछें।
मुझे बस ये है, ये टाइम नहीं है वीडियो डालने का, मुझे ये है कि आप लोग जो है अच्छे नंबर ले लें। मुझे पता है कि अभी इसके ऊपर इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, बट मुझे पैसे से नहीं, मुझे आप लोगों से। कोई एक बच्चा भी अगर क्लिक कर जाता है ना, तो बस अगर उसका पेपर ठीक हो जाता है तो समझें कि मेरा काम हो गया बस। ठीक है जी। तो बाकी आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए, अल्लाह ताला खैर करें। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अगला जो है ड्रा मॉलिक्यूल ऑफ नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल यू ड्राइव द एब्सोल्यूट जीरो। आप लोग एब्सोल्यूट जीरो कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आप लोगों ने ये बताना है इसके अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन एनर्जी मॉलिक्यूल्स। आपने क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लिया, ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसके अंदर जो ऊपर मैंने अभी आप लोगों को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस लॉ और इसके अंदर सारा कुछ बताया, इसके अंदर वंडर वॉल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्राहम्स लॉ तो है ही है, मगर वंडर वॉल इक्वेशन जो है वो आप लोगों की दो अलग अलग है, प्रेशर और वॉल्यूम, उसमें से आता रहता है। ठीक है जी। और नॉन वाला भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। आप लोगों ने लाजमी करना है, जो जो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, जो नहीं लिखी हुई है इसके अंदर, वो आप सुन तो रहे हैं ना, आप लोग लाजमी उनको करें। ठीक है जी। SLO बेस है तो आपको पता है कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से। ठीक है जी। तो मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह इसी तरह का आसान सा पेपर आपका बन गया है। ये इतना आसान तो नहीं है वैसे, आगे जाके आपको पता लगेगा इसके अंदर काफी कुछ और भी है। ठीक है जी। ओके, यहाँ आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनानी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, चैप्टर 3 के अंदर से लिया गया ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों ने VBT की क्या करनी है, एप्लीकेशन बतानी है। ठीक है जी। VBT पहली थी, वेस्पर पहली थी, VBT दूसरी थी और MOT तीसरी थी, यही बात है जी। तो वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपने एप्लीकेशन लिखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों को पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड ये सब कुछ जो है इस तरह ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग वाली है। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट में मसला है तो आप पूछ सकते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। अगला जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है, VBT के दरमियान और MOT के दरमियान। ठीक है जी। तो MOT जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू VBT। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने उसकी रीजन भी पढ़ी है, ये भी आप लोगों का आ सकता है। कंपेयर करने वाला भी एक क्वेश्चन है कि दोनों को आप आपस में कंपेयर करें और तब बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% आप पेपर में लिख के आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज मोज़रेला हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। अच्छा जी, ये एक्स-रेज वाला आई थिंक सेकंड चैप्टर में से आपसे लिया गया, इम्पोर्टेंट है सेकंड चैप्टर आपका इस हिसाब से। मिल्किन्स वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर वो जो सी आप लोगों की रेडियस की जो सी इक्वेशंस थी वो भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। प्लैंक्स इक्वेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है जी। प्लैंक्स का एच जो है उसकी वैल्यू क्या है जी, वो बताएं। और इस तरह की चीज़ें जो उनसी जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ आ रही है कि मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं आपको डिसहार्ट नहीं करता, मेरा तो काम ये है कि आपको मोटिवेट करना। इंशाल्लाह अभी टाइम है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए लंबी बहस नहीं कर रहा, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज 4s लोअर इन एनर्जी देन 3D ऑर्बिटल। 4s जो है उसकी क्यों कम एनर्जी होती है और 3D ऑर्बिट की क्यों, और ये एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है जी। ये एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर ये आपका सेकंड चैप्टर में से ही लिया गया है। अच्छा जी, 14 क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर। 14, कंपैरिजन बिटवीन द ज़ीमैन्स इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट। हमने कंपैरिजन करना है ज़ीमैन इफेक्ट के अंदर और स्टार्क इफेक्ट के अंदर। तो ये लास्ट के वाले टॉपिक के अंदर से आपका लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है, आप चेक करें जाके, लिखा हुआ है A to Z। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट में मसला है तो पूछें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज N+L रूल। ठीक है जी। आप लोगों ने ये रूल पढ़ा हुआ है N+L रूल, तो ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। पहले चैप्टर के अंदर से है ये आप लोगों का।
अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आपने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल मस्ट करने, यील्ड वाले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो छोड़ना आपने कुछ नहीं है इसमें से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ आइस। आप लोगों ने बताना है इसके अंदर कि 12 ग्राम ऑफ आइस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला लगता है, ये आप लोगों के पहले चैप्टर के अंदर से है। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर भी पूछिएगा मेरे से। अगला न्यूमेरिकल, हाँ ऐसे जो उनसे क्वेश्चन है इनको समझाने की जरूरत पड़ती है, या आप मेरे से पूछें कि सर ये क्या है। इन अ टाइट्रेशन इट इज फाउंड दैट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर of 0.12 molarity NaOH is a neutralized सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हुआ है किसके अंदर विद 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब तक ये चला गया। अब आपको ये नहीं पता अननोन कंसंट्रेशन, अगली आपको वॉल्यूम के बारे में उसने नहीं बताया, ठीक है जी। अब हमने मास के बारे में, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन। आपने और ऊपर करें, आपके पास M1 भी है, M2 भी है, M1 भी है, M1 फाइंड करना है, V1 भी है, V2 भी है और N भी है आपके पास, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, सब कुछ आपके पास यहाँ मौजूद है। तो टाइट्रेशन का फार्मूला तो आपको आता है ना। टाइट्रेशन का फार्मूला क्या था बच्चों, M1 V1 और N1 इज इक्वल टू M2 V2 और N2, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड करना है, यहाँ से मैंने M1 फाइंड करना है, मैं इसको साइड पे रखूंगा और बाकी जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड कर देंगे, एट द एंड आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। चैप्टर 8 की तरफ बढ़ गए जी। बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस भी इसकी इंपॉर्टेंट है और इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन क्या था जी, किसी भी चीज़ का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए बफर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट ड्रिंक के अंदर क्या यूज़ हुआ है, बफर सॉल्यूशन यूज़ हुआ, तब भी उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। आपने चेक किया होगा ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सी हैं ये इतनी देर की पड़ी हुई होती हैं, तो ये ख़राब क्यों नहीं होती है, बफर सॉल्यूशन अंदर यूज़ है, उसने अंदर काफ़ी डेप्थ में बताया हुआ है। बड़ा लॉन्ग के लिए ये मैंने इंपॉर्टेंस फिर भी बता दी है, उसके लिए भी आ सकता है। 8 चैप्टर के अंदर है, आप लोगों ने लाजमी देखना है इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने बताना है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, हाउ इज इट रिलेटेड टू pKa, ठीक है जी। ये किस तरह pKa के ऊपर जाता है, ये आप लोगों ने इस तरह बताना है। ये चैप्टर 8 के अंदर से ही है। राइट इक्वेशन टू इलैबोरेट, आपने वो इक्वेशन भी बतानी है जिसके अंदर इसको इलैबोरेट किया जाता है, ठीक है जी। एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट सामने मेन डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसके बारे में बताना है। आपने इसको बताना है कैसे रिलेटेड pKa, ये भी इसी टॉपिक के अंदर ही है, ठीक है जी। एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट नहीं समझ आ रही कमेंट सेक्शन करें, मैं इंशाल्लाह IB के अंदर आज मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, मेल करें मुझे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर विद द एसिड देन अ पीस ऑफ जिंक। कहता है पाउडर जो सा वो किस तरह फास्ट जो सा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और पीस ऑफ जिंक एक बार है आप लोगों के पास, पीस है पूरा जिंक का, वो कम करेगा। तो आप लोगों को तो पता है ना कि पाउडर जो फॉर्म है वो ज्यादा तेज रिएक्ट करती है। मैं केमिकली आप लोगों को लॉजिकली बताना चाह रहा था कि इसके अंदर क्या है, तो आप लोगों ने देखना है पाउडर फॉर्म में ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है देन एज कम्पेयर टू पीस ऑफ जिंक बार। आप लोग सिंपल शुगर की भी यहाँ डेफिनेशन ले एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है जी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन द अर्हेनियस इक्वेशन इन द बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अर्हेनियस इक्वेशन आपने चेक करनी है, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 में से है। अर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बताना है इसके अंदर से। इसके अंदर इक्विलिब्रियम वाला बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों की कैसे केमिकल बैलेंसिंग होगी और बाकी सब कुछ, तो ये आ सकता है, ठीक है जी। चैप्टर भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे वैसे थोड़ा सा बोरिंग लगता है ये, ठीक है। अगला चैप्टर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। बायो वाले बच्चे तो बहुत हंसने होंगे कि कितना प्यारा प्यारा पेपर है, उससे रिलेटेड बहुत कुछ आ रहा है। आपने 9th क्लास के अंदर भी एंजाइम्स पढ़ा है, इसमें भी बायो के अंदर फर्स्ट ईयर में भी आप एंजाइम्स अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हैं तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी। यूजेस ऑफ एंजाइम्स बेवरेज, फूड इंडस्ट्री, हर एक के अंदर ये यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री और बाकी चीजों में, ठीक है जी। राइट डाउन द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, आपने क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में बताना है।
ये भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया है। ठीक है जी, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक रिएक्शन है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेना है इसको। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, नीचे इसकी एप्लीकेशन भी चैप्टर 10 के अंदर दी गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द वर्क एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम 50 डेसीमीटर क्यूब of 68 decimeter cube at a constant external pressure of 10 atmospheric। ठीक है जी, आपने वर्क इसके अंदर से फाइंड करना है, एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है, आपको वॉल्यूम दे दिए गए हैं, आपने एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया गया, आपने सिर्फ वर्क डन इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है जी, ये आपका न्यूमेरिकल था। अच्छा, चैप्टर 10 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, कंसंट्रेशन यूनिट भी आ जाते हैं इसके अंदर, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन। और इसके अंदर जो सा मुझे इंपॉर्टेंट एक लगता है ना, मैं शॉर्ट के अंदर बार बार दे देता हूँ। वैसे इसके अंदर एक और भी है, मोल फ्रैक्शन भी, पार्ट पर बिलियन, मिलियन और ट्रिलियन वाले के अंदर। शुरू के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये जो से दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंस आता है 10th चैप्टर में, मुझे ये बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है जी, अगला जो है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बोर मत होइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करूँ। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बोर्न हाइपर साइकिल, एक इम्पोर्टेंट है, 11 चैप्टर यहाँ शुरू हो गया, आपने एक ब्रीफ नोट लिखना है किसके ऊपर, बोर्न हाइपर साइकिल के ऊपर। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है, हेसल्स लॉ। ठीक है जी, आप लोगों ने हेसल्स लॉ भी बताना है इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर, और इम्पोर्टेंट इसके अंदर एज सच कुछ नहीं है। बोर्न हाइपर साइकिल के भी 5 स्टेप्स होते हैं रियली। आप इसके अंदर सबसे पहले सब्लिमेशन का प्रोसेस लेके जाते हैं, फिर आप लोग इसके अंदर आयोनाइजेशन का प्रोसेस चलता है, फिर डिसोसिएशन इसकी करेंगे, फिर उसके बाद जो भी है आपने एक एग्जांपल दे देनी है, आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, आई थिंक सो सोडियम क्लोराइड की थी। ठीक है जी, पहला सब्लिमेशन है, दूसरा आयोनाइजेशन लेंगे, फिर डिसोसिएशन लेके जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल करेंगे, सोडियम क्लोराइड है, फिर एट द एंड आपने क्या करना है, इन सब का जो है ना, आप लोगों ने ना फॉरवर्ड के हिसाब से इन सबको प्लस कर देना है, वो आपकी आ जाएगी। आप इसको ग्राफिकली, सॉरी टू से, टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो पूरे का पूरा प्रोसेस है। समझा नहीं है तो बताएं, मैं आपको ये समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बोर्न हाइपर साइकिल बहुत आसान है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 11 में यही कुछ था, 11 में और इम्पोर्टेंट यही चीज़ें थी। अगला 12 है, यूज द हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। आपने हाफ रिएक्शन मेथड फाइंड करना है, बताना है इसको। AU3 प्लस H2O, चार्ज ऊपर दिया हुआ H की इनवर्स प्लस AU। अच्छा जी, हाफ रिएक्शन बच्चों, हाफ रिएक्शन के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आ जाता है, इसको आप ये भी बोलते हैं। ठीक है जी, हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी। पहले वाला जो सब फुल वाला था, आप लोग उसके अंदर 5 स्टेप्स करते थे, बट हाफ रिएक्शन के अंदर आप लोग 4 स्टेप्स करते हैं। पहले वाले रिएक्शन की तरह आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, 4 स्टेप्स करेंगे। पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है। पहला स्प्लिट हो गया, आप लोगों ने दोनों रिएक्शन कर लिया, उसको बताना है ऑक्सीडेशन किस में हो रही है और रिडक्शन किस में हो रही है। ऑक्सीडेशन गेन होती है और रिडक्शन जो होती है वो आप लोग ऑक्सीडेशन में छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं। देखें, जिस तरह H2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, छोटा बड़ा है यहाँ से छोटे की तरफ जा रहा है, और वो बड़ा है वहां से उसकी तरफ जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन है। फिर आप लोगों ने अगला जो सा स्टेप आता है, आपने इसके अंदर बाय मास और बाय चार्ज जो है इनको आपस में कंपेयर करना होता है। ठीक है जी, बराबर करना होता है आपने, बाय मास भी और बाय चार्ज भी। ठीक है, जो चीजें इधर कम है उधर बैलेंस करना होगा। थोड़ा स्टेप तेज कर लेते हैं, फिर आपने इक्वलाइज करना है, फिर एट द एंड आप लोगों ने इसको बैलेंस करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, आई होप थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, लाजमी बताइएगा। टाइम बहुत शॉर्ट है। हाउ मेनी हॉर्स वुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैव टू बी continued at the rate of 5 ampere if 75 gram of copper is to deposit from the copper sulfide solution। आप लोगों ने क्या करना है, घंटे बताने हैं कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चैप्टर 12 के अंदर ये भी आप लोगों ने बताना है कितने एम्पेयर में हो सकता है, और ये आप लोगों का एक्सरसाइज बेस्ड न्यूमेरिकल है, आप लोगों को वहाँ सोल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगला है जी, डिफरेंस बिटवीन गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट है, आप लोगों ने चैप्टर 7 9th क्लास में भी पढ़ा है, इधर भी आके पढ़े, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसी के अंदर आ जाता है, ड्राई सेल और ये इस तरह की चीजें सब कुछ पढ़ के आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। गैल्वानिक सेल में क्या था, सिंपल, आप लोग ने साल्ट ब्रिज डाला था, एक के अंदर कॉपर था, जिंक था,
कोई मुश्किल नहीं था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या 2 इलेक्ट्रोड डालें, चार्ज ऊपर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा उनको समझ आ रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को डिसहार्ट नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा लंबी भी नहीं लेके जा रहा बात, बस यही है कि करें, अल्लाह पाक पे तवक्कुल करें और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो, आप लोग अच्छा पेपर करके आएँ और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं और इसी से रिलेटेड आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।